नमस्कार, नर्सिंग फैक्ट्री नाम की इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और भारी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा मैसेज आने की वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो में ये है कि 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 200 का नाम है पर जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे 100-150, जिनमें से हर साल फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं दावा करता हूँ जो टॉपिक मैं ऐसे ही टॉपिक बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं बताऊंगा कि कुछ भी पढ़ लो, ये पढ़ लो कि इसमें सवाल आ जाएगा, नहीं। जिन टॉपिक से सवाल पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है और सवाल आते हैं हमेशा, उन टॉपिक के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करके बताऊंगा आपको कि इस टॉपिक को इतना पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है, इतना ही टाइम देना है इस टॉपिक को, ज़्यादा नहीं देना, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है और किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों का डिटेल में इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, फार्माकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको कि फार्मा में जो आप ड्रग्स पढ़ रहे हैं, वो जो ड्रग्स हैं आप पढ़ लीजिए, पर एक चीज़ हमेशा आपको दिमाग में लेके चलना है कि वी आर नॉट डॉक्टर्स। हमें डॉक्टर की तरह पढ़ना नहीं है, हमें उसकी केमिकल स्ट्रक्चर और इसके अंदर नहीं जाना है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर आता है, राउंड पे आते हैं, दवाई लेके चले जाते हैं। अब उस दवाई को क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें करना है, यानी रूट हमें चूज करना है, दवाई एडमिनिस्ट्रेशन करना है, डोज कितना देना है। और उस देखिए, जब वो डॉक्टर तो लिख के चला जाएगा, पर हमें सुपरविजन में कौन रहेगा, पेशेंट के सुपरविजन में कौन रहता है, हम लोग रहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वही सुपरविजन करते हैं पेशेंट का, कि पेशेंट्स को कहीं कॉम्प्लिकेशन आए हैं, साइन सिम्टम्स कुछ आए हैं, अगर टॉक्सिसिटी आई है, एडवर्स इफेक्ट आई है, तो उससे रिलेटेड हमें पता कैसे चलेगा भाई। हमें अगर खुद को पता चलेगा कि हमने ये क्लोरामफेनिकोल दी है और इसके ये एडवर्स इफेक्ट आए हैं, ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं, जब हमें खुद को पता चलेगा तभी तो हम किसी को बता पाएंगे, हमारे सीनियर अथॉरिटी या डॉक्टर्स को तभी तो बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी पेशेंट में हो रहा है। जब हमें खुद को ही नहीं पता होगा तो कैसे पता चलेगा। तो यही करना है कि ड्रग्स के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो डोज ठीक आप पढ़ लीजिए, पर उसकी डिटेलिंग में आपको ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ पेशेंट को मैनेज कैसे करना है जब एडवर्स इफेक्ट आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस को पहचानना कैसे है, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर का इतना ही काम होता है, कॉम्प्लिकेशन को पहचानना और उनको क्या बताना, उनको इन्फॉर्म करना, हायर अथॉरिटी या एचसीपी को अथॉरिटी इन्फॉर्म करना। और उसके बाद में थोड़े बहुत उसको मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि क्या मैनेजमेंट, जैसे इस चीज़ में आप एंटीडोट दे सकते हो या इस टाइप के एजेंट्स का पता कर सकते हो। तो सिर्फ इतना ही करना है, मैंने आप फार्माकोलॉजी में पूरी घुस के नहीं बैठना है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं अपन। और सबसे पहले इस ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की नाम की ये जो सीरीज है, इसमें ये पार्ट 1 है, ये इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और लगभग मैंने ट्राई किया कि 60 से 70 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आज इस वीडियो में दूंगा। और नेक्स्ट डे फिर एक टॉपिक और एक वीडियो और बनाएंगे, जिसमें 2 पार्ट्स में ये पूरा वीडियो कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि मुझे भी ड्यूटी जाना होता है और थोड़ा सा टाइम का अभाव रहता है। तो ये वीडियो अपन शुरू करते हैं। और अब मैं अपनी स्लाइड जो है आपके साथ में शेयर करूंगा, स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करूंगा, और स्क्रीन के साथ में अब पूरा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। और पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, इसमें कोई दो राय नहीं, क्वेश्चंस आएंगे और 100% क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, अपन अपने टॉपिक्स जो हैं, ये थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। ओके, नाउ ठीक है, अभी ठीक है, हाँ ओके नाइस। सो अभी अपन अपने टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी ये जो वीडियो इसको कंप्लीट करूं। आपको बस ये बताना कितने टॉपिक्स है, कौन से पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और इतना ही टाइम देना है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और ये अपने वीडियो की शुरुआत अपन करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, मेरी स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ में कर रहा हूँ। अब देख लीजिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक फॉर नॉर्सेट 2023 नॉर्सेट में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक ये है, और इनमें से आएंगे। और 200 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिस्ट ये है नर्सिंग फैक्ट्री एम्स जोधपुर के द्वारा। ये मैंने एक चीज़ और बता दूंगा दोस्तों, कि ये जो लिस्ट जो है मैंने कहीं से कॉपी नहीं की है कि कहीं से मिल गई तो मैं उठा के दे दी, नहीं, ये मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग से के हिसाब से ये लिस्ट तैयार की है। तो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ये देख रहे हैं आप। इस पार्ट 1 में लगभग हम ट्राई करेंगे कि लगभग हम इस पार्ट 1 में 100 के आसपास टॉपिक कवर करेंगे। और 100% स्ट्राइक रेट है। इन सवाल जो मैं बता रहा हूँ, इनमें से सवाल आपको पूछे जाएंगे।
तो हम जो है पहला जो टॉपिक शुरू करेंगे वो 60 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 60 से 1 नंबर तक आएंगे। इसमें क्या होगा, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मैंने काफ़ी सारे टॉपिक लिखे हैं आप लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। पहला टॉपिक अपना, पहला जो टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, 60 नंबर का जो टॉपिक है वो आपका ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन, ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन से रिलेटेड है। और इसमें दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। दोनों चीज़ें कौन सी है आपकी, दोनों चीज़ें हैं आपकी पीडियाट्रिक और एडल्ट, पीडिया और एडल्ट दोनों की ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन आपको पढ़ना है। और देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन से सवाल आते ही आते। भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, आपके हॉस्पिटल्स में आप अगर काम कर रहे हैं तो आपको यही नहीं पता कि दवाई देनी कितनी है, कितने 100 mg में से कितनी निकालनी, 1000 mg में से कितनी निकालनी, कितनी क्या अमाउंट निकालनी, तो फिर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सवाल आपको आना चाहिए। और 200% आपको पता है यहाँ से ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन सवाल आते हैं। अब कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि यार 2 सवाल आएंगे और इसमें इतना टाइम लगेगा कि मैं कर दूंगा। देखिए अपनी नीयत को खराब करने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आपको आना ही आना चाहिए, आपके एग्जाम के हिसाब से और रियल लाइफ के हिसाब से भी आपको आना चाहिए। देखिए ये टॉपिक आपको आना चाहिए। और इस टॉपिक में देखिए आप सोच रहे बहुत टाइम लगता है, नहीं, आप सिर्फ ना डेडिकेशन देखिए 2 या 3 दिन, एक घंटा, एक घंटे, सिर्फ 2 या 3 दिन आपको सोल्व कर लीजिए, आपको 100% आने लग जाएंगे। नीयत खराब मत कीजिए और इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप सोच रहे हैं 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और 2 क्वेश्चन नहीं आए, मान लीजिए आपकी किस्मत बुरी हो, 5 सवाल पूछ लिए, अब 5 सवाल का क्या करोगे, कहां से निकालोगे, कहां से कंपनसेशन करोगे। तो इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये 100% स्ट्राइक रेट वाला टॉपिक है। और ड्रग एंड डोज कैलकुलेशन का ये जो टॉपिक है वो आपको ऐसे मान के चलिए पढ़ना ही पढ़ना है। और पीडियाट्रिक और एडल्ट दोनों के हिसाब से पढ़ना है। 60 नंबर का ये टॉपिक होगा। इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में वाइटल साइंस से रिलेटेड इस टॉपिक में से सवाल उठते ही उठते हैं। और कहाँ से उठते हैं, पूरा कितना पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। इसमें से न्यूनेटल चाइल्ड, अडल्ट और एल्डरली पीपुल्स, इन सब से पढ़ना है। और वाइटल साइन में आपको जो ज़्यादा फोकस करना है ना, वो आपको करना है रेस्पिरेटरी पैटर्न्स पे, टेम्परेचर पे और ब्लड प्रेशर्स पे। इसके ऊपर आप कोशिश करें कि ज़्यादा है वो आप इस पर फोकस करें। पल्स वगैरह की जो पैटर्न होते हैं उनके ऊपर फोकस करें। अब नॉर्मल और नॉर्मल दोनों का पता होना चाहिए, न्यूनेट, चाइल्ड, अडल्ट और एल्डरली में। स्पेशली आपको अडल्ट का तो देखिए कॉमन है, ये पढ़ना ही पढ़ना, सबको पढ़ना होता है। न्यूनेट्स पे भी आपको देखना है। और एल्डरली एज के साथ में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपको पता है कि कार्डियोवास्कुलर क्या चेंजेस होते हैं, पल्स में क्या चेंजेस होते हैं, रेस्पिरेटरी में क्या चेंजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वाइटल साइंस में अपडेटेड चीज़ें देखिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है कि कोई वीडियो, कोई इमेज देती है, ये किस चीज़ की या क्या मेजरमेंट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो वाइटल साइन में क्या करना आपको कि नॉर्मल और अबनॉर्मल पैटर्न याद रखना। नॉर्मल पल्स कौन सी होती है और अबनॉर्मल पल्स कौन सी है, डायक्रोटिक कौन सी होती है, इस टाइप की रेस्पिरेटरी पैटर्न्स कौन से होते हैं आपके, कुछ उमल्स हैं, बहुत सारे टाइप के हैं। तो इस टाइप के सीसा ब्रीदिंग वगैरह हो गई, इस टाइप के जो पैटर्न है इसके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते, वीडियो बेस्ड आ सकता है। एक 5 सेकंड की ग्लिम्स आपको दे दी, क्लिप दे दी आपको, उसमें से रेस्पिरेट करना पूछ रहा है, बताइए कौन सी चीज़ आ रही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूनेट, चाइल्ड, अडल्ट और एल्डरली पीपल्स हैं, उनके वाइटल साइंस आपको नॉर्मल और अबनॉर्मल आपको पता होना चाहिए। अगर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ने की कोशिश कीजिए, जितना जल्दी हो रहा है आप कोशिश कीजिए कि उनको कवर अप करें। और वाइटल साइंस को आपको डिटेल में पढ़ना, जिन चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपका 59 नंबर का था। 58 नंबर पे जो टॉपिक है आपका, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। और यहाँ से सवाल मैं बता देता हूँ आपको, ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें क्या क्या चीज़ आपकी, आईसीडी, पेन और एबीजी, ये 3 टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। अब एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये जो टॉपिक मैं लिख रहा हूँ आपको, ऐसे नहीं है कि आप पूरी रिसर्च करने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना है, आपके पास इतना टाइम नहीं है। जितना जल्दी शॉर्ट एंड स्वीट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अब आईसीडी में आपको क्या पढ़ना है, आईसीडी लगा दी। आईसीडी में आपको पढ़ना है कि नॉर्मल आईसीडी में क्या होता है और अब नॉर्मल में क्या होता है, कनेक्टिंग करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आईसीडी इंसर्शन अपना काम नहीं है, वो जेआर एसआर या डॉक्टर्स करेंगे, बट उसको मेंटेन करना किसका काम है, हमारा काम है। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर क्या क्या करनी है, साइट वगैरह, पोजीशंस वगैरह का हमें पता होना चाहिए। निकालते टाइम, आईसीडी निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है और डालते टाइम क्या ध्यान रखना है, इन टाइप की चीज़ें, इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें बन रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। पेन में आपको पेन रेटिंग स्केल्स आती हैं, तो पेन की जो स्केल्स है वो पता होना चाहिए आपको। 3-4 स्केल्स है, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो वोंग बेकर हो, जितनी भी टाइप की पेन स्केल्स है उसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इमेज बेस आ सकता है, उसमें स्माइली दे दी, आपको क्या दिख रहा है आपको बता दीजिए, तो वो दे। और एबीजी के अंदर आपको, एबीजी में आपको पता होना चाहिए। एबीजी में बस नॉर्मल और अब नॉर्मल फाइंडिंग्स का आपको पता करना, ज़्यादा इसके बारे में नहीं करना। उसके बाद में 57 नंबर टॉपिक्स है।
57 नंबर टॉपिक है, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी ले लीजिए मेरे से। इस टॉपिक से अगर सवाल नहीं आया तो मुझे बता देना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है। इसमें से अगर सवाल नहीं पूछा जाए, सवाल ये है कि देखिए लीवर बायोप्सी के बारे में। देखिए ये जो इतने टॉपिक है ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आधा या एक पेज एक टॉपिक का पढ़ना है, और इसको पढ़ने के लिए आपको मैक्सिमम 5 या 4 मिनट लगेंगे। एक पेज पढ़ने में 4-5 मिनट लगती है, आपको बस रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, लीवर बायोप्सी के बारे में पढ़ना है। लीवर बायोप्सी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, पोजीशंस क्या होती है, प्री पोजीशन और आफ्टर पोजीशन, बस इतना ही तो याद रखना। और क्या करना है, और नीडल्स के बारे में देखना है कि नीडल्स कौन सी नीडल आपको लीवर बायोप्सी के लिए यूज करनी है। नीडल यूज करनी है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर और पोजीशंस, मोस्टली बस इतना ही। और एक इमेज आप देख लेना साथ में कि लीवर बायोप्सी करते टाइम पे कैसी इमेज होती है, वो पूछा जा सकता है आपको। रीनल बायोप्सी में भी सेम टू सेम यही करना है। बोन बायोप्सी में भी आपको यही करना है, बस ये देखना है कि बच्चों में कहाँ से बोन बायोप्सी करते हैं, बोन एस्पिरेशन कहाँ से करते हैं, एडल्ट्स में कहाँ से करते हैं, और एल्डरली पीपल्स में कहाँ से करते हैं, बस इसमें से आपको ये करना है। और पोजीशन क्या देनी है, और नीडल कौन सी यूज करनी है, सेम टू सेम डिटो यही है। उसके बाद में यूरिन और स्टूल का सैंपलिंग कैसे करते हैं, यूरिन सैंपलिंग करते टाइम पे क्या करना है, मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है, और कैसे क्लीन करना है मीटर्स को, ये सारी चीज़ें हैं। अगर कैथेटर को कर रहे हैं तो जो कंटामिनेटेड साइट है वो कौन सी है, जो लेस कंटामिनेटेड साइट है वो कौन सी है कैथेटर में, ये सारी चीज़ें। और मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम एक पेज मैक्सिमम इनका स्पूटम सैंपलिंग में करना आपको। स्पूटम सैंपलिंग है कि एंटीबायोटिक्स है वो आपको विदहेल्ड करनी है, कल्चर अगर आप कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग करना है। ये सारे अर्ली मॉर्निंग क्यों करना होता है, इसका भी रीज़न होता है कि वो कंसनट्रेटेड हो जाता है अर्ली मॉर्निंग में, पूरी रात का वो होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ें सैम्पलिंग पढ़नी है आपको। थोरासिंथेसिस पढ़ना आपको, थोरासिंथेसिस में भी आपको साइट ऑफ इंसर्शन पढ़ना, और नीडल्स कौन सी यूज करते हैं और क्या क्या कंडीशन में करते हैं, और एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, बस इतना पढ़ना आपको। तो इस टॉपिक में से 100% आपको सवाल आएगा, और बड़ा टॉपिक नहीं है। अब आप ऐसे मत बोल देना सर आप तो बहुत इतना सारे टॉपिक तो ला के रख दिए और बोल रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे टॉपिक में आपको रिसर्च नहीं करना बैठना, PhD नहीं करने बैठना है। आधा या एक पेज सिर्फ इसमें से एक टॉपिक का पढ़ना, 6 पेज होंगे, 1 घंटे में आप इजीली कर सकते हो। 1 घंटे में आराम से सबके बारे में पढ़ सकते हो आप। शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम नहीं कि आप पूरा रिसर्च लेके बैठे, तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट इसको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद में 56 नंबर पे क्या, इंट्यूबेशन, ट्रैकियोस्टोमी, सक्शनिंग प्रोसीजर एंड पेशेंट केयर। इंट्यूबेशन के बारे में पढ़ना आपको। इंट्यूबेशन कैसे करना है, एडल्ट्स में कैसे होता है, न्यूनेट्स में कैसे होता है, पीडियाट्रिक में कैसे होता है इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन का मतलब होता है कि इंट्यूबेट करना, कोई भी ट्यूब है एयरवे के अंदर डालना, इंट्यूबेट करना। कुछ लोग एनजी ट्यूब को भी इंट्यूबेशन बोलते हैं। तो इंट्यूबेशन मोस्टली ये जो इंट्यूबेशन है वो कौन सा आपका रेस्पिरेटरी या फिर एयरवे का इंट्यूबेशन है। इंट्यूबेशन कैसे किया जाता है, कौन सी ट्यूब यूज किए जाते हैं, है ना। ईटी ट्यूब कौन सी होती, ईटी ट्यूब के बारे में, इसके बारे में ध्यान देखना आपको। ईटी ट्यूब के बारे में भी आप पढ़ लेना। ईटी ट्यूब, हालांकि मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं, अलग से टॉपिक है, चलो आप सिर्फ इंट्यूबेशन प्रोसीजर पढ़ना है इसके अंदर। और इसके अलावा ट्रेकियोस्टोमी पढ़ना है। हाई ट्रेकियोस्टोमी कौन सी होती है, लो कौन सी होती है, ट्रांसवर्स कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, कौन सी आपको साइड चूज करनी है, और क्या क्या प्रोसीजर है, क्या पोजीशनिंग रहती है, स्नीपिंग पोजीशन रहती है, कौन सी रहती है, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है। ट्रेकियोस्टोमी में भी आपको सिर्फ 1 या 1.5 पेज पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि पोजीशन पढ़नी है, साइड पढ़नी है बस, और प्री एंड पोस्ट केयर पढ़नी है। जो भी है वो 5 या 7 लाइनों की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़नी है। सक्शनिंग प्रोसीजर पढ़ना है। सक्शन कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक होते हैं। सक्शन कैथेटर मैंने लिख दिया अलग से टॉपिक, इसमें नहीं घुसाया वो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सक्शनिंग प्रोसीजर में वही है कि मैक्सिमम 10 सेकंड होती है, 15 सेकंड का होती है, 5 सेकंड तक कहाँ करना है, सक्शन का प्रेशर कितना रखता है, कौन सी एज ग्रुप में कितना सक्शन का प्रेशर रखना है, बस ये करना है। और स्टेराइल टेक्निक कितनी यूज करनी है, और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं सक्शनिंग के, बस इतना ही आपको पढ़ना है। तो ये सक्शनिंग प्रोसीजर होगा। और पेशेंट सक्शनिंग प्रोसीजर एंड पेशेंट केयर की पेशेंट केयर कैसे करनी है। इसके बाद में 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर टॉपिक ये है आपका एम्बूबैग। एम्बूबैग के बारे में आपको पढ़ना है। एम्बूबैग के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना, मैक्सिमम आधा 1 पेज पढ़ना है, जिसमें मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। एम्बूबैग की फुल फॉर्म पढ़नी है आपको, जो सबको आती है, और कैपेसिटीज पढ़नी है, कितने टाइप के एम्बूबैग होते हैं, कितनी कैपेसिटी होती है, और एम्बूबैग के मास्क कौन से होते हैं, ए मास्क, बी मास्क, सी मास्क, कौन से टाइप के एम्बूबैग के मास्क होते हैं, वो मास्क आपको एम्बूबैग के पढ़ने हैं। और कौन सी एज ग्रुप में कौन सा मास्क यूज करते हैं, कौन सा आपको यूज करना है, ये करना है। और सैंपल कलेक्शन वाइल्स, सैंपल कलेक्शन वाइल देखिए, ईडीटी वाइल में कौन सा जाएगा, रेड टॉप वाइल में कौन सा जाएगा, येलो टॉप में कौन सा जाएगा, येलो टॉप में CPT-INR देता है। इसके अलावा जितने भी आपकी पर्पल में कौन सा जाएगा, जितनी भी टाइप की सैंपलिंग है ना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ग्रीन कौन सी में जाएगा, या जैसे जेनेटिक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जेनेटिक स्टडी करनी है और आपको सैंपल भेजना है ब्लड का, तो कौन सी वाइल में भेजेंगे, तो कौन सी ग्रीन वाइल में भेजा जाता है। तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। तो सैंपल कलेक्शन वाइल जो होती है ना, उनके बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये भी बहुत छोटा टॉपिक आपको बताया, मैंने एक टॉपिक में इनको घुसाया है, जो कि बहुत छोटा टॉपिक, आधे घंटे का टॉपिक होगा। इसके बाद में
54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा भी है। देखिए एनेस्थेसिया पढ़ना आपको, एनेस्थेसिया पढ़ना, एनेस्थेसिया के बारे में पूरा पढ़ना, इनहेलेशन कौन सा है और कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और स्पेसिफिक चीज़ें क्या है एनेस्थेसिया के बारे में, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। बच्चों में सबसे बेस्ट कौन सा रहता है और एडल्ट्स में सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, इंट्रावेनस अगर दे रहे तो इंट्रावेनस में सबसे अच्छा कौन सा, सबसे कम कौन सा, सबसे ज़्यादा पोटेंसी किसकी है, जनरल एनेस्थेसिया कौन सा देना है, कैसे देना है, क्या क्या एजेंट्स रहते हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। और एनेस्थेसिया एंड सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट आपको पढ़नी है। एनेस्थेसिया के साथ में एक तो एनेस्थेसिया चेकलिस्ट होती है और एक वो जो मल्लम पट्टी क्लासिफिकेशन है वो आपको पढ़ना है, जो किसके लिए होता है, वो इंट्यूबेशन करते हैं अपन, उस टाइम पे आपको देखना होता है। वो एनेस्थेसिया में काम आता है वो भी मोस्टली, क्योंकि एनेस्थेटिक करने के बाद में कई मोस्ट ऑफ पेशेंट होते हैं उनको क्या करना, इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट भी आपको देखनी है, जो कि एनक्लेक्स के अंदर लास्ट में लिखी हुई है, और ये जो है वो WHO के द्वारा है। WHO की सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट है, जो एनक्लेक्स के अंदर डिटो फोटो ना वैसी डिटो एम्स में भी वही की वही यूज होती है। उसके बाद में 53 नंबर टॉपिक देखिए। 53 नंबर टॉपिक आपका क्या है, ये है आपका कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी ये इंपॉर्टेंट चीज है, कोलोस्टोमी और कैथेटराइजेशन। कोलोस्टोमी में क्या कर रहा है, कोलोस्टोमी कैसे, कितने टाइप की कोलोस्टोमी होती है, कहाँ कहाँ की जाती है, और कोलोस्टोमी की केयर क्या है, प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर के कोलोस्टोमी का जो बैग होता है उसको कैसे चेंज करते हैं, और कोलोस्टोमी स्टोमा के कलर, जैसे पिंक कलर है तो क्या होता है, नॉर्मल कलर कौन सा होता है, आपको ब्रिक रेड कलर है वो कौन सा होता है, इस टाइप के कोलोस्टोमी से रिलेटेड बैग कैसे चेंज करते हैं, उसका साइड्स क्या क्या होती हैं, टाइप क्या क्या होते हैं, और पेशेंट की केयर क्या है, और स्टोमा कलर आपको इसमें देखना है। क्या स्पेशली यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कोलोस्टोमी में स्टोमा का जो कलर जो होता है कि पिंक कहाँ होता है, पिंक कहाँ होता है, रेड कहाँ होता है, ब्रिक रेड कहाँ पे होता है, ब्लू कहाँ पे होगा, ब्लैक कहाँ पे होगा, ये सारे टाइप के कलर आपको क्या करना है, देखने हैं। 51 नंबर का जो टॉपिक होगा, 52 नंबर का टॉपिक है, ये देख लीजिए। इसमें आईवी कैनुला आपको देखने हैं, सॉरी आईवी कैनुला कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैपेसिटी होती है, साइज और कलर, ओनली इतना है। 80 ट्यूब्स, कलर साइज और लेंथ, कलर साइज और लेंथ। एंटी ट्यूब इतने पढ़ने हैं आपको। एयरवे सक्शन कैथेटर पढ़ने हैं कि 6 नंबर का, 7 नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का कैथेटर पढ़ना है बस। और इनका क्या पढ़ना है, कलर साइज कैपेसिटी और कुछ ट्यूब्स हैं उनकी लेंथ पढ़नी है। इसके साथ में एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, और वो चीज़ कौन सी आपकी, वो चीज़ आपकी ये है कि आपको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्यूब्स हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्यूब्स हैं वो भी आपको पढ़नी है, और उनकी इमेज भी आपको देखनी है। जैसे बहुत सारी टाइप की होती हैं, जैसे लिवाइन ट्यूब हो गई आपकी, जैसे आपकी लिवाइन ट्यूब आपकी हो गई, लिवाइन ट्यूब हो गई, जैसे आपकी स्लेम सम्प होगी, स्लेम सम्प ट्यूब होगी, आपकी SSB ट्यूब हो गई, जैसे सिंगल ल्यूमन, डबल ल्यूमन, ट्रिपल ल्यूमन, क्वाड्रिपल ल्यूमन, 4 ल्यूमन की जो ट्यूब्स होती हैं उनके बारे में आपको देखना है ना। मेटल की कौन सी होती है, मेलकोट कौन सी होती है, मतलब सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये ट्यूब्स के बारे में होगा एक टॉपिक। इसके बाद में 51 नंबर का जो टॉपिक है, 51 में क्या देखेंगे आप कि ट्रांसफ्यूजन, ये देख लीजिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये टॉपिक आप खुद बता दीजिए कि क्या ये टॉपिक एग्जाम में पूछे जाने लायक नहीं है, इनमें से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे भाई। आप हॉस्पिटल में हो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो किसी ना किसी पेशेंट को करना ही पड़ेगा, तो वो तो आपसे सवाल पूछेगा। ट्रांसफ्यूजन करना ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स का, ब्लड प्रोडक्ट्स में इतना ही पढ़ना है। एनक्लेक्स में पढ़ लीजिए, कॉम्प्लिकेशंस क्या है और कितने टाइम में क्या इफेक्ट आता है, ये आपको देखना है। इसके बाद में ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पढ़ना आपको। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या पढ़ना है आपको, आईवी फ्लूइड्स में पढ़ना है। ऑक्सीजन थेरेपी में क्या पढ़ना है, ऑक्सीजन थेरेपी में आपको ये पढ़ना है कि कौन सी टेक्निक होती है, किसमें कितना फ्लो जाता है, कितना सेचुरेशन दे सकते हैं, और कौन सी कंडीशन कौन सी देते हैं। जैसे COPD में कौन सा बेस्ट होता है, अस्थमा में कौन सा बेस्ट होता है, इस टाइप के। क्लोस्ट्रोफोबिक पेशेंट में कौन सा ठीक होता है। और आईवी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है आपको कि आईवी फ्लूइड्स हैं कौन सी रेट से क्या फ्लूइड्स आप देते हैं, कोलोइडल फ्लूइड्स कौन से देने हैं आपको, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इन सारे फ्लूइड्स के बारे में आपको ध्यान देना है। 49 नंबर क्वेश्चन टॉपिक जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या रूट वगैरह, राइट्स ऑफ पेशेंट देखने हैं। कंफर्ट डिवाइस, कंफर्ट डिवाइस का सवाल यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सी कंफर्ट डिवाइस होती है, क्या क्या आपको करना है। कंफर्ट डिवाइस के बारे में भी आपको क्या करना है, कंफर्ट डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है। इमेज ध्यान रखना है, कंफर्ट डिवाइस के अंदर क्या करना है आपको, कंफर्ट डिवाइस में मेनली आपको क्या करना है, इमेज आपको देखनी है। चाहे वो फुट बोर्ड हो, फुट ब्लॉक हो, चाहे वो पिलोज हो, कुछ भी कितने भी टाइप के हो, चाहे नेक रोल्स हो, अलग अलग टाइप के नेक रोल्स आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, उन सारी चीज़ों की क्या करना है आपको देखना है, और इमेज स्पेशली देखनी है, क्योंकि कंफर्ट डिवाइस में मोस्टली आपको इमेजेस पूछे जाएंगे। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन को आपको देखना है, ये हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है, एनिमा एंड सुचर। एनिमा और सुचर के बारे में आपको देखना है कि
एनीमा और सूत्र 100% सवाल आता है। एनीमा से चलो एक बार छूट भी जाए सवाल, पर सूत्र से नहीं छूटेगा। सूत्र से आपको क्या करना है, मोस्टली देखिए सूत्र में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस याद रखने का मसला होता है सूत्र के अंदर। और याद रखने का मसला क्या हुआ कि आपको नेचुरल और सिंथेटिक और ऑब्जॉर्बेबल नॉन ऑब्जॉर्बेबल, इसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल जो नाम जो है ना सूत्र के, उन्हीं से पूछा जाएगा ये सूत्र है, ये कौन सा है, या फिर ऑब्जर्वेबल सूत्र के एग्जाम्पल इनमें से कौन से ऑप्शन दे देंगे, या इमेज में सवाल भी पूछा जा सकता है, ये आपको देखना है। एनिमा भी आपको देखना है। 47 नंबर पेशेंट तो मैं ड्यूटी करके ये याद रह गया है, बट 47 नंबर पे कौन सा टॉपिक अपना, बेड सोर्स। बेड सोर्स आएगा, स्केल याद रख लेना, बेड सोर की आपको स्केल पढ़ लेना, और स्किन केयर कैसे करते हैं बेड सोर वाले पेशेंट की, बेड वुंड की जो है वो केयर कैसे करते हैं, बेड सोर के लिए क्या क्या मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होता है, ये याद रखना आपको। इसके बाद में टॉपिक है पोजीशंस ऑफ पेशेंट। पोजीशन से रिलेटेड सवाल पक्का आएगा, आपको पता है इमेज में सवाल आ जाएगा, या तो कि पेशेंट को पोजीशन में लटका रखा है, या तो ऐसे पूछ लेंगे ये कौन सी पोजीशन है, या ऐसे पूछ लेंगे कौन सी कंडीशन में ये पोजीशन दी जाती है। तो आपको पोजीशन सारी जितनी पोजीशन है, अगर आपके पास में टारगेट है किताब है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी पोजीशन दी हुई है, पोजीशन पढ़ लेना। या फिर मैं भी आपको एक PDF शेयर कर दूँ भाई, आप टेलीग्राम चैनल अपना है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे मैं खूब सारी इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो पोजीशन ऑफ पेशेंट है वो याद रखना, ड्यूरिंग डिजीज और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है ना, उस टाइम पे भी आपको पूछा जा सकता है कि डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर कर रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे कौन सी पोजीशन आपको आप पेशेंट को देंगे, वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स। स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स, और इंस्ट्रूमेंट का ध्यान रखना कि जैसे कैथेटर है तो कौन से करते हैं अपन, फ्यूमिगेशन कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपको सेट करके रखने हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद में 45 पे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट, कि लीगल और एथिकल एस्पेक्ट कौन सी होती हैं, जैसे आपको बैटरी है, टोर्च है, इस टाइप की चीज़ें हैं, वो जो हॉस्पिटल में आपके ऊपर एलिगेशन लग सकते हैं उन पे करना है। और एडमिशन और डिस्चार्ज का प्रोसीजर आपको देखना है, ये टॉपिक हुआ। इसके बाद में एसिड बेस इम्बेलेंस से आपको पता है 100% सवाल आता ही आता है। एसिड बेस इम्बेलेंस से सवाल आएगा विद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट में बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट में आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखेंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा पेन की जो साइज है वो मैं ये वाला ले लेता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट में ना बच्चों आपको पोटेशियम और सोडियम, सिर्फ 2 याद रख लेना, सोडियम और पोटेशियम का ही इम्बेलेंस आपको याद रखना है। इसके बाद में वो जितने भी वो अपने इसके साथ में जुड़े होंगे, बट मोस्टली आपको ना सोडियम और पोटेशियम जो है उसके याद रखने हैं। इसके बाद में 43 नंबर पे आपका शोक आएगा, शोक के बारे में पढ़ना है। शोक में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और साइंस क्या है। शोक में मैंने जो चीज़ें पूछी जाएंगी ना, वो आपकी साइन पूछी जाएंगी, साइन कि ये साइन आ रहे हैं तो कौन सा शोक है, और इसके अंदर भी आपको सारे शोक के साइन आपको स्पेशली देखने। 2-3 शोक ऐसे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो साइन भी आपको मोस्टली यही आता है, शोक के साइन क्या होंगे ये आपको पूछा जाएगा। और मैनेजमेंट आपका क्या होगा, कौन से शोक में क्या मैनेजमेंट स्पेशली होता है। उसके बाद में 42 नंबर पर आगे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, इन 3 ही कैंसर के बारे में आपको पढ़ना है। और सॉरी एक आपका इंपॉर्टेंट बच गया जो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, ये 4 कैंसर है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके ट्यूमर मार्कर्स जो है वो आपको ध्यान में रखने, कौन से ट्यूमर मार्क है, कौन से ओवेरियन कैंसर में कौन से होते हैं, लंग कैंसर में कौन से होंगे। और एक चीज़ और याद रख सकते हो, मेटास्टेसिस। क्या चीज़, मेटास्टेसिस कहाँ पे होगा, यानी मेटास्टेसिस जो है वो कहाँ से कौन सी साइट से मेटास्टेसिस की। अगर लंग कैंसर है तो कौन सी साइट है, ब्रेस्ट कैंसर है तो कौन सी साइट होगी, अगर आपकी प्रोस्टेट कैंसर है तो कहाँ पे होगी, पेन कहाँ पे होगा, और सर्वाइकल कैंसर है तो जो मेटास्टेसिस की जो साइट है, प्राइमरी साइट्स कौन सी है वो आपको ध्यान में रखना है। और ट्यूमर मार्कर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 41 नंबर का जो टॉपिक है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज के बारे में ध्यान रखना है, कौन सी इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड की। और नर्सिंग केयर क्या है, कौन सी पेशेंट के जो फंक्शंस है वो अल्टर होंगे, और नर्सिंग केयर क्या देंगे। और नर्व इंजरी डिजीज आपको देखने, जिसमें क्या था पालसी, जैसे बेल्स पालसी हैं, हर पालसी हैं, इस टाइप के फेशियल पालसी जितने भी टाइप के, वो सारी आपको देखनी है। तो ये आपको देखना है, इसमें से सवाल पूछा जाता है, आपका सवाल दे दिया जाता है। ऐसे जो फेस होता है पेशेंट का, ऐसे इस साइड लटका होता है, इस साइड लटका होता है, पूछ लेते हैं ये कौन सा है, क्या चीज़ है, वो पूछ लेते हैं। 40 नंबर पर आपको पार्किंसन, माइस्थेनिया ग्रेविस और GBS, गुलन-बार सिंड्रोम, इन 3 के बारे में पढ़ना है। और 3 के बारे में इनके स्पेसिफिकली टेस्ट और इनके ड्रग्स और साइन, बस इतना ही याद रखना है।
मैकेनिज्म से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैकेनिज्म से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ड्रग से पूछा जा सकता है, माइस्थीनिया ग्रेविस में आपसे क्या करवा जा सकता है, ड्रग से और टेस्ट से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जीबीएस और पार्किंसनिज्म, नर्सिंग प्रोसेस आपको याद रखनी है इनकी। इसके बाद में 40 नंबर टॉपिक है हेड इंजरी से सवाल आ सकता है। हेड इंजरी, कॉन्ट्यूजन, कॉन्कशन, जितने टाइप की जो हेड इंजरी होती है वो आपको देखनी है। सीजर्स देखने हैं, एपिलेप्सी से कौन सी टाइप सीजर है, पार्शियल है, परमानेंट है, जनरल सीजर है, जितने भी टाइप की एपिलेप्सीज होती है उनके बारे में, और उनकी ड्रग ऑफ चॉइस इनकी स्पेशली याद रखनी है। क्या याद रखनी है इनकी, ये जो सीजर है इनकी क्या होगी, आपको ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और स्ट्रोक का मैनेजमेंट आपको याद रखना है। स्ट्रोक का मैनेजमेंट अगर अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है तो पोजीशनिंग होती है, स्ट्रोक का मैनेजमेंट जो है ना वो पोजीशनिंग होगी। और पोजीशनिंग आपको देखनी तो एनक्लेक्स में आप जाके देख सकते हैं, स्टार्टिंग में फंडामेंटल जब स्टार्ट होती है वहाँ पर दी हुई है। उसके बाद में मेनिंजाइटिस के बारे में आपको पढ़ना है। मेनिंजाइटिस के बारे में क्या पढ़ना है कि एक तो सीएसएफ का जब कल्चर करेंगे या सीएसएफ सैंपलिंग करेंगे मेनिंजाइटिस के टाइम पे, उसका देखना है। मेनिंजाइटिस में पेशेंट को आइसोलेशन कैसे करते हैं, आइसोलेशन के क्या क्या रूल है। और इंक्रीज आईसीपी है तो इंक्रीज आईसीपी में पेशेंट की केयर क्या करनी है, पोजिशनिंग क्या देनी है, और डिक्रीज करने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। और पेशेंट में साइन क्या आती है, वो साइन जो आपने पढ़ी है, जैसे कौन से एसबीआई साइन जो होते हैं वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। इसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको देखने, डायग्नोस्टिक टेस्ट 37 नंबर का टॉपिक है 100% स्ट्राइक रेट वाला। 100 नहीं, आप इसको ना 200% स्ट्राइक रेट इसकी मान सकते हैं। ये जो टॉपिक होगा ना, ये जो टॉपिक है इसमें से 100% क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। सीपीआर से पूछा जाएगा, देखो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत भी नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी जरूरी नहीं, देखिए मैं बताता हूँ इसमें से क्या पूछा जाएगा। इसमें से आपको पूछा जाएगा डीवीटी के साइन पूछे जा सकते हैं, डीवीटी के साइन पूछे जा सकते हैं कि ये हो रहा है, पेशेंट को मूवमेंट कर रहा है, क्लाउडिकेशन हो रहा है, ये होता है, और मसल्स पेन हो रहा है। इस टाइप से आपको क्या करना है, पहचानना है कि ये डीवीटी है या मसल वीकनेस है, ये पहचानना आपको कि पेशेंट को मसल वीकनेस है, डीवीटी है। बर्जर और राइनो डिजीज है, जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है, इनकी मोस्टली ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जाती है। जो कौन सी होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो क्या होती है, इनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, वो आपको पूछा जाता है। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आपको रूमेटिक फीवर से पूछा जा सकता है। रूमेटिक फीवर से जो साइन जो होते हैं ना, इसके इंपॉर्टेंट साइन होते हैं वो पूछे जा सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको क्या कर सकते हैं, वो आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में 34 पे एरिथमिया, डिसरिथमिया और हार्ट ब्लॉक। यहाँ से तो 100% सवाल आता ही आता है, या तो टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक पूछ लेंगे या फिर एरिथमिया। देखिए इसमें से पढ़ना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें से एरिथमिया में पढ़ना क्या है बच्चों, एरिथमिया में आपको टाइप तो आपको पढ़ने ही पढ़ना है, टाइप तो आप पढ़ लोगे। मोस्टली जो इसका पढ़ना है वो आपको क्या करना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, ड्रग्स पढ़नी है। और ड्रग्स में भी ज़्यादा मोस्टली क्या करना है आपको, ड्रग ऑफ चॉइस जो होंगे ना, ड्रग ऑफ चॉइस वो याद रखें। एरिज में मोस्टली यही पूछा जाएगा, ड्रग ऑफ चॉइस या सबसे इफेक्टिव ड्रग कौन सी है। एक तो मैनेजमेंट में ड्रग्स होगी, दूसरा क्या होगा आपका एडी, इनके बारे में आपको देखना है। एरिथमिया में एडी कैसे यूज करते हैं, एरिथमिया डिसरिथमिया होगा, हेड ब्लॉक, और इसके ईसीजी चेंजेस क्या क्या है ये आपको देखना है। इसके बाद में कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखना है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। लंग आपको एक्सरे दिखा देंगे, साइन सिम्टम पूछ लेंगे, पूरा पढ़ना है, इसमें कोई छोड़ने वाली चीज़ नहीं, कहीं से भी आ सकता है, बड़े टॉपिक से कहीं से भी आ सकता है। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन हार्ट के आपको पता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और वो आपको करना ही करना। और कैसे करना है, एंजियोग्राफी के बारे में देखना आपको, एंजियोप्लास्टी, होल्टर मॉनिटरिंग, सीटी एंड यूएसजी, टीएमटी मतलब ट्रेडमिल टेस्ट है, सीएबीजी सेंट्रल वेनस प्रेशर इको। अब आपको इनके बारे में रिसर्च नहीं करनी है, इनके ऊपर आपको क्या पढ़ना है, आपको एक तो पेशेंट केयर, प्री एंड पोस्ट पेशेंट केयर, प्री एंड पोस्ट पेशेंट केयर पढ़ना है तो आपको इसके बारे में। इसके अलावा जैसे सीवीपी के बारे में देखना है तो सीवीपी के बारे में क्या पढ़ना है आपको, जीरोइंग कैसे करते हैं और पोजीशनिंग क्या करते हैं, साइड्स कैसे चूज करते हैं, पोजीशनिंग कैसे चेंज करते हैं, और सीवीपी में प्रेशर क्या मॉनिटर करना है वो आपको देखना है। तो ये आपको करना है। होल्टर मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं, आपको बस इतना ही देखना है, इमेज आपको देखनी है और थोड़ा सा पर्पस देखना है। पीएचडी नहीं करनी है, अभी बता रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड जो काम जो है आपको उतना ही करना है, इको वगैरह में आपको इतना ही करना है। उसके बाद में मायोकार्डियल इंफ्राक्शन पूरा पढ़ना है, और इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ सवाल कहाँ से पूछा जाता है, एक आपका इसके मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, और दूसरा आपका
इसमें जो आपके मार्कर्स होते हैं, कार्डियक मार्कर्स जो हैं, कार्डियक मार्कर्स जो हैं वो आपको पूछ देंगे। और सबसे पहले कौन सा अर्लीस्ट रेज कौन सा होता है, अर्लीस्ट रेज कौन सा होता है, तो अर्लीस्ट रेज का पूछेंगे आपको। तो आपको ध्यान रखना है अर्लीस्ट रेज में देखिए मायोग्लोबिन जो है ना, मायोग्लोबिन है ना, आप आंख बंद करके भरोसा कर लीजिए सबसे पहले मायोग्लोबिन ही होता है, पर सेंसिटिव नहीं, हालांकि सेंसिटिव अलग चीज़ है और मोस्ट कॉमन अलग चीज़ है, पर अर्लीस्ट ये राइज होता है। इस टाइप की चीज़ पढ़नी है। एंजाइना में आपको क्या पढ़ना है, सॉरी एंजाइना में क्या पढ़ना है, टाइप्स पढ़ने हैं और मैनेजमेंट पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ईसीजी चेंजेस पढ़ने हैं, ईसीजी पूरी पढ़नी है आपको, पूरी मतलब मेरा कौन से डिजीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं इतने ही। और ईसीजी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आनी चाहिए, फिजियोलॉजी आनी चाहिए आपको, और कौन सी डिजीज में क्या चेंजेस आते हैं इतना ही देखना है। इसके अलावा ईसीजी इतना बड़ा फील्ड है ना, आप पूरा मर भी जाएंगे ना तो भी आप नहीं सीख सकते पूरी, किसी को नहीं आती पूरी ईसीजी, किसी को नहीं आती। आप कोशिश करें कि जितने सवाल पूछे जाने की संभावना होती है, जैसे हार्ट ब्लॉक के आ गए, एमआई के हो गए, एंजाइना का होगा, हार्ट फेलियर में आ गए, पुरानी एमआई है नई एमआई है, इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड जैसे 15-20 जो चेंजेस है ना वो पढ़ लेना आप। और डीप फेब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन के बारे में आपको पढ़ना है कि डीप फेब्रिलेटर और कार्डियोवर्जन की क्या प्रोसेस आपको होती है। उसके बाद में प्लूरल इफ्यूजन पूछना, देखना, इमेज देखना, एक्सरे पूछा जा सकता है, न्यूमोथोरेक्स और न्यूमोनिया और हीमोथोरेक्स, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, इसको देखो हीमोथोरेक्स कैसे निकाला जाता है, प्लूरल इफ्यूजन कैसे निकालेंगे और न्यूमोथोरेक्स कैसे निकालेंगे। जो ड्रेनेज है इनका मेनली इनका ड्रेनेज पढ़ना है और न्यूमोनिया के बारे में आपको पढ़ना है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में मैकेनिकल वेंटिलेशन, यहाँ से आपको पूछा जाएगा, इसके बारे में क्या मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, वेंटिलेटर का वीडियो बना के दे दूंगा मैं। वेंटिलेटर का कैसे संचालन होता है, क्या क्या मोड होते हैं और किस कंडीशन में कौन सा मोड आपको करना है और क्या क्या काम है, कौन सा मोड क्या करता है, विनिंग मोड क्या है, वो सारी आपको चीज़ें करनी है। आपके पास है तो बढ़िया, वरना मैं कोशिश करूँगा वीडियो इसके ऊपर बना दूँ। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन है, इससे भी एक सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म पढ़ना। आपको पता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पक्का सवाल पूछा जाता है, साइन पूछे जाते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा तो ये क्या ये हार्ट फेलियर है, क्या ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, या फिर आपको और कुछ पूछा जा सकता है कि वो क्या चीज़ है, और वो आपको बताना होता है क्या करना है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको कौन सी पोजीशन देनी है पेशेंट को और पेशेंट की क्या केयर करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सवाल आपको, ये चीज़ आपको पढ़नी है। और चेस्ट इंजरी आपको पढ़नी है। चेस्ट इंजरी में रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा होगा, चेस्ट इंजरी में प्रायोरिटी क्या होगी, एक तो पेशेंट को कैसे रखना है, ठीक है, सांस, और उसकी रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसे होता है, रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा होता है, ये आपको देखना है कैसा होता है, ये आपको देखना है। इसके बाद में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एंड लंग कैपेसिटी, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म यानी रेस्पिरेशन कैसे तो पेशेंट लेता है, और लंग कैपेसिटीज कितनी होती हैं, टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, टाइडल इंस्पिरेशन कितना होता है, टाइम ऑफ इंस्पिरेशन कितना होता है, ये टाइप की सारी चीज़ें आपको देखनी है, वीटी वगैरह जो भी हैं। इसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ लंग साउंड, ये आपको आना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ लंग साउंड से मतलब ये है कि कौन सी कंडीशन में हार्ट फेलियर में कौन सा होगा, आपको प्लूरल इफ्यूजन में कौन सा होगा, न्यूमोथोरिक्स में कौन सा होगा, न्यूमोनिया में कौन सा होगा। जितने टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज है ना, उनमें लंग साउंड जो है ना वो बदल जाती है। जैसे आपकी रोंची है, वीजिंग है, स्ट्राइडर है, इस टाइप की जितनी भी टाइप की जो लंग साउंड है ना, आपको पता करना, आप चाहे उसकी साउंड सुन लेना, आपको पता होना चाहिए कि ये साउंड इसकी है और इस कंडीशन में आती है पेशेंट की, ये आपको ध्यान रखना है। और लंग एक्सरसाइज आप जैसे आपका इसमें कौन सा पी-फाइजर हो गया, इसके अलावा लंग एक्सरसाइज में जैसे आपका आपकी एक्सरसाइज होगी, लंग एक्सरसाइज जैसे पर स्लीप ब्रीदिंग होगी, इस टाइप की चीज़ें आपको क्या करना है, लंग एक्सरसाइज में आपको वो क्या करना है, आपको देखना है। जैसे आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, पीएफटी हो गई, इस टाइप की चीज़ें आपको क्या करना है, देखना है। इसके अलावा सीओपीडी और अस्थमा देखनी है आपको। और 23 नंबर जो टॉपिक है वो आपका बर्न है। बर्न में आपको परसेंटेज ऑफ बर्न देखना है, मैनेजमेंट देखना है। और बर्न में क्या क्या पढ़ना है, फ्लूइड ऑफ चॉइस, बर्न का एरिया कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन, और इसके अलावा एरिया कैलकुलेशन में कितने परसेंटेज बर्न है। और इसमें आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन टेक्निक्स और कॉम्प्लिकेशंस कि फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन में क्या, जैसे फर्स्ट 24 आवर में क्या होगा, फर्स्ट 24 आवर में कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, और इसके अलावा 24 टू 48 आवर में क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, और 72 आवर्स तक क्या कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे। आपको ये चीज़ें आपको देखनी है। बर्न्स का टॉपिक ये होगा आपका, सॉरी। इसके बाद में ईयरिंग लॉस्ट और ईयरिंग
ईयरिंग लॉस और ईयरिंग टेस्ट आपको देखना है। ईयरिंग टेस्ट में कौन सी देखने आपको, ईयरिंग टेस्ट में जैसे आपका रीने टेस्ट हो गया, वेबर्स टेस्ट हो गया, ट्यूनिंग को कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें, और इसमें ईयरिंग एड्स कौन सी यूज करने हैं आपको, एड कौन सी यूज करने हैं, यानी जो सपोर्टिव डिवाइसेस होती हैं वो क्या करनी है, और ईयरिंग लॉस कौन सी होती है, कितने टाइप की लॉसेस होती हैं, क्या रीजन होता है ना, वो कंडक्टिव है या मैकेनिकल है, फिजिकल है, कोई सी भी सेंसरी है, वो आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद में कैटेरेक्ट ग्लूकोमा और रेटिनल डिटैचमेंट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, क्या क्या मैनेजमेंट होगा, बस आइज की स्ट्रक्चर आपको जरूर देखनी है। मसल्स मेनली जो मसल्स है ना, मसल्स देखनी है, और सेल्स के बारे में इसके देखना है। इसके अलावा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, ओस्टियोपोरोसिस आपको देखना है कि पेशेंट की केयर कैसे की जाती है। रूमेटिक फीवर देखिए इसमें ना मैन जो मैं बता देता हूँ आपको, इसमें मैन आपको क्या करना है, कोच देखने हैं इसके, कोच पेशेंट केयर यानी कि उसको हेल्थ की एजुकेशन क्या देना है, और पेशेंट की जो कंप्लेन है वो आपको ध्यान में चाहिए। पेशेंट की जो कंप्लेन जो है ना वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। पेशेंट ये कंप्लेन करता है, इस डिजीज में पेशेंट है जो वो ये कंप्लेन करता है, ये आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ओस्टियोपोरोसिस वगैरह में। और इसमें देखिए कुछ एंजाइम्स वगैरह होते हैं, मार्कर्स होते हैं, और ड्रग्स जो है उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जॉइंट्स के बारे में आप देख लेना एक बार। देखिए सुपरफिशियल पढ़ना है, जॉइंट्स के बारे में लेके नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल देखना, पाइवोट जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, इस टाइप के जॉइंट्स आप देख लेना, बड़े जॉइंट्स कौन से हैं। और सुपरफिशियल देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे सुपरफिशियली। और फ्रैक्चर आपको देखना है, फ्रैक्चर पढ़ना। फ्रैक्चर में क्या पूछा जा सकता है, फ्रैक्चर में ये पूछा जा सकता है कि इमेज दे दी, एक इमेज दे दी, ये कौन से टाइप का फ्रैक्चर है, ये पूछ लिया आपसे, और इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे ये पूछ सकते हैं आपसे। ओपन टेक्निक यूज करेंगे या क्लोज से करेंगे। ट्रैक्शंस पढ़ने हैं, ये देखिए ये है पूरा जो बोलते हैं ना वो, ये जो ट्रैक्शंस है ना, ये वो 100% स्ट्राइक रेट वाला जो टॉपिक आते हैं ना, स्ट्राइक रेट, उनमें आते हैं ये दोनों, क्रच और ट्रैक्शन दोनों किस में आते हैं, 100% स्ट्राइक रेट वालों में। ये आपको अच्छे से पढ़ना है, क्रच भी आपको पढ़ना है पूरा अच्छे से। उसके बाद में आपको पढ़ना है हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ना है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या पढ़ना है, और फर्स्ट नर्सिंग केयर क्या होगी। हाइपर सेंसिटिविटी का पेशेंट है, और सबसे पहले आपको क्या चीज़ उसके अंदर देखनी है, ये आपको देखना है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको देखने हैं, कुछ एक डिसऑर्डर देखना, ज़्यादा देखना है, और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में देख लेना थोड़ा सा, कि IgG के बारे में देख लेना, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, IgM, IgD वगैरह जो भी IgE हैं उनके बारे में आपको देखना है। इसके बाद में ओप्स और गायनी में देख लें। ओप्स गायनी में क्या करेंगे, ओप्स गायनी में ना दिख रहा है, ओप्स गायनी आ गया। ओप्स गायनी मेडिसिन में देख लीजिए। ओप्स गायनी मेडिसिन में ना आपको क्या करना है कि ओप्स गायनी मेडिसिन में MgSO4 पढ़ना है पूरा। यूटेराइन ऑगमेंटेशन वाली दवाइयाँ पढ़नी चाहिए, वो मेथार्जिन हो या चाहे ऑक्सीटोसिन हो, जितने भी टाइप के। सेफ और अनसेफ ड्रग कौन सी है प्रेगनेंसी में, वो आपको याद रखनी है। सेफ और अनसेफ ड्रग्स कौन सी है, यानी ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी है, एक्स कैटेगरी की ड्रग्स कौन सी है, वाई कैटेगरी की ड्रग्स कौन सी है, जेड कैटेगरी की ड्रग्स कौन सी है, ये आपको देखना है। और अनसेफ ड्रग्स कौन सी हैं, सेफ ड्रग्स कौन सी है, कौन सी। तो दवाइयाँ जो है ना वो आपको याद रखना है। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है ना, जिसका मैनेजमेंट करते हैं, उसमें भी मेडिसिन का ध्यान रखना है, और स्पेशली इसका। और इसी में देखिए इस मेडिसिन के अंदर और क्या क्या आता है आपका, इस मेडिसिन में आपका इसके अंदर ही आपका MTP से रिलेटेड जो दवाएं होंगी वो भी इसमें होंगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो ड्रग्स जो यूज करते हैं वो भी इसके अंदर आ जाती हैं, तो वो आपको देख लेना है। इसके अलावा 15 नंबर टॉपिक है प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। आपको पढ़ना कि मेम्ब्रेन है वो प्री मेच्योरिटी में कैसे रप्चर होती है, और STD प्रेगनेंसी में कौन सी होती है, यानी जितने STD है ना उनके ड्रग ऑफ चॉइस अलग से आती हैं, और उनकी केयर होती है कि बच्चे में कैसे बचाया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फिटल सर्कुलेशन आपको पढ़ना है, सवाल पूछा जाता है। और फिटल सर्कुलेशन में सवाल कहाँ से पूछा जाता है, मोस्टली कहाँ से होता है, जो आपकी ब्लड सप्लायर जो होते हैं ना, ब्लड सप्लायर्स जो होते हैं ना, उनके क्लोजिंग का पूछते हैं, उनकी क्लोजिंग का पूछ लेते हैं, या फिर आपको इमेज बेस्ड सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, वीडियो बेस्ड सवाल यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा ट्रू और फॉल्स लेबर का आपको पता होना चाहिए। ये टॉपिक पूरा 100% स्ट्राइक रेट वाला, क्यों
क्या पूछा जाता है, सवाल में आपको क्या देंगे, कंडीशंस देंगे कि ये हो रहा है, पेशेंट को बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, पेन रिलीव नहीं हो पा रहा है, यानी जितने साइन सिम्टम होते हैं ना ट्रू और फॉल्स लेबर के, उनमें से आपको कंडीशंस देंगे। फिर आपको ये पूछ देंगे बताइए ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है, या पहचाना आपको, आप करेंगे क्या। आपको पता होगा कि अगर फॉल्स लेबर है तो आप किसी भी इंटरवेंशन में नहीं जाएंगे, बोलेंगे फॉल्स लेबर है, बस पेशेंट को रेस्ट कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड आपको पढ़ना है, एमनियोटिक फ्लूइड की एब्नॉर्मलिटीज आपको पढ़नी है अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड और एमनियोटिक फ्लूइड जो है इनकी एब्नॉर्मलिटी पढ़नी है। आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़नी है कि आइसो इम्यूनाइजेशन कैसा करना है, और एंटी-डी का जो इंजेक्शन है वो कैसे लगाना है पेशेंट को, और कैसे होती है आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आपको देखना है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन आपको क्या करना है देखना है कि पीआईएच में किसी अक्लेम्पशिया प्री एक्लेम्पशिया के बारे में 100% सवाल पूछा जाता है, और इसमें भी आपको क्या ड्रग्स साइन और सिम्टम और पेशेंट सेफ्टी, बस इतना इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में टॉपिक आएगा आपका फीटल स्कल, पेल्विस डायमीटर एंड स्ट्रक्चर, फीटल स्कल और पेल्विस का डायमीटर और स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, इसमें से आपको सवाल पूछा जाएगा। एपिसियोटोमी, और इसमें से 100% सवाल पूछा जाएगा, और एक्टिव मैनेजमेंट और आपका पैसिव मैनेजमेंट से रिलेटेड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। चाहे साइन सिम्टम से आए, चाहे वो आपके टेक्निक से आए, चाहे ड्रग से आए, वो सवाल पूछा जाएगा। एपिसियोटोमी में भी आएगा, पेशेंट केयर आ सकती है और टाइप आ सकता है, इमेज पूछी जा सकती है एपिसियोटोमी में कि ये इमेज है, लेटरल है, मीडियल है, मीडियो लेटरल है, इस टाइप की इमेज दे देंगे आपको, और आपको पूछ लेंगे कि क्या चीज़ इसके अंदर है। इसके बाद में कोड प्रोलेप्स, सवाल पक्का पूछा जाना है, कोड प्रोलेप्स से सवाल पक्का पूछा जाना है। कोड प्रोलेप्स, ऑब्स्टेट्रिक मैन्यूवर्स जो आपको सारे मैन्यूवर्स आपको ध्यान रखने हैं, वो सारे पढ़ने हैं, और कोड प्रोलेप्स में क्या करना है और क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देंगी कोड प्रोलेप्स के अंदर, ये आपको देखना है, और मैनेजमेंट क्या करना है, क्योंकि आपको कोड प्रोलेप्स में पता चल जाएगा। आपको जब आप CST NST के लिए जाएंगे तो पता चल जाएगा कि कोड प्रोलेप्स है या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या करना है उस टाइम पे, ये पढ़ना है। APH पूरा पढ़ना है, एंटीपार्टम हेमरेज में आपको पढ़ना है, प्लेसेंटा प्रीविया या ब्रेवियो प्लेसेंटा, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, क्या क्या साइन होते हैं और बचाव कैसे करना है, क्या क्या देना है। USC इन प्रेगनेंसी देखना है, USC एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी। USC में क्या देखना है कि कौन से टाइम पे कौन सा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, और USC में हमें क्या क्या चीज़ देखनी है, एनोमली स्कैन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देखनी है आपको, और कौन सा ऑर्गन जो है किस टाइम पे, देखिए डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, ये आपको देखना है कि ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है, कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, वो आपको क्या करना है देखना है। ये देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें आपको देखनी है। और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आपको क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में मोस्टली सवाल पूछा जाता है, कैसे होता है, कैसे उनका डिवीजन होता है, कौन से डिवीजन पे क्या क्या चीज़ें होती है, वो आपको देखनी है। उसके बाद में साइन एंड सिम्टम पढ़ने नॉर्मल प्रेगनेंसी के। अब नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे हाइडेटिफॉर्म मोल हो गया या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, इनसे रिलेटेड साइन और सिम्टम्स आपको देखने, और मैनेजमेंट कैसे करना है ये आपको देखना है। NST और CST से रिलेटेड 100% सवाल आएगा। NST और CST का 100% सवाल पूछा जाएगा आपका। इसके बाद में MTP और अबॉर्शन, MTP से रिलेटेड पढ़ना। MTP में क्या करना है, MTP 2020 में जो MTP थी, 2020 में MTP आई थी, उसके अंदर अमेंडमेंट्स क्या आए थे, क्या क्या चेंजेस आए थे, रूल्स क्या पढ़ने हैं, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, कितना टाइम होना चाहिए, कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और अबॉर्शन करना कैसे है, अबॉर्शन की टेक्निक कौन सी होती है, और किस तरीके से करना, इंस्ट्रूमेंट और ड्रग्स, सारी चीज़ें आपको देखनी है। बड़ा टॉपिक है, ओप्स और गाइनिक में यहाँ से सवाल पूछा जाता है। GT बाल पढ़ना है, सवाल पूछा जाता है, आपको पता है ETT से सवाल पूछा जाता है। और एक टॉपिक और इसमें ऐड कर देता हूँ, वो है आपका पार्टोग्राफ से आपको क्या करना है, टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन कौन से होते हैं, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना आपको, कौन सा हार्मोन कब एक्टिवेट होता है और क्या काम होता है, पूछा जा सकता है। प्लेसेंटा और यूटेराइन एब्नॉर्मलिटीज 100% स्ट्राइक रेट वाला सवाल है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है।
और सवाल क्या पूछा जाता है आपका, या तो प्लेसेंटा की इमेज दे देंगे आपको कि ये सकंचुरेट है या बाइलोबेट है या प्लेसेंटा जो रिंग फॉर्म में कौन सा होता है, मतलब जो अलग अलग टाइप की जो आपकी अबनॉर्मलिटीज है वो अबनॉर्मलिटीज इसमें पूछी जाएंगी प्लेसेंटा के अंदर। और यूटेराइन में क्या पढ़ना है, आर्केड यूट्रस है या यूटेराइन एनोमलीज जो होती हैं आपकी, वो सारी एनोमलीज आपको क्या होगा इसमें से पूछी जा सकती है इमेज बेस्ड देखिए, जैसे बाईफर्केट है, ये सारी चीज़ें आपको कुछ, यूनिफर्केट है, वो सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। तो ये मकसद था वीडियो बनाने का। मैंने कोशिश की 60 टॉपिक, 60 क्या ये टॉपिक लगभग 70 से 80 टॉपिक हो चुके हैं और इनमें से आपने फील की होगी ये चीज़ की इनमें से 100% सवाल पूछा जाता है। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 के अंदर इतने टॉपिक और लेके आऊँगा। और देखिए ये ऐसे टॉपिक है जो जिन टॉपिक को आप 20 से 25 मिनट या मान लीजिए मैक्सिमम 40-45 मिनट में हर टॉपिक को आप इजीली खत्म कर सकते हैं। दिन का आप 8 से 10 टॉपिक लेके चलिए और देखिए इन्हीं के सवालों से एमसीक्यू निकालने हैं। ये टॉपिक ले लिया, दिन के 10 टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट बनाए, उन्हीं में से आपको एमसीक्यू निकालने, उन्हीं की थ्योरी पढ़नी है, इनसे रिलेटेड सारे काम करने हैं। तो पार्ट 1 के अंदर ये था और पार्ट 2 एक और लेके आऊँगा 1-2 दिन के अंदर जब तक, तो आप ये पढ़िए और उसमें और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे और एग्जाम तक सिर्फ आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा नहीं पढ़ना। सिलेक्शन अब आपका जो एंड टाइम है ना वो आ चुका है। तो मैंने कोशिश की है कि एक अच्छा वीडियो आपके लिए बना के दूँ, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, पसंद आएगा नहीं आएगा, मेरा काम था मैंने कर दिया, आपका काम है पढ़ने का, आप अपना काम करते रहिए, बस यही था वीडियो में। और अगर कोई स्टूडेंट एंड तक देख रहा है, अंत तक देख रहा है, तो यही बोलूँगा कि जो सब्सक्राइब वगैरह करते हैं चैनल को वो भी कर देना और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।